मणिपुर हिंसा का भाजपा की दक्षिण की राजनीति पर असर दिखना शुरू हो गया है। वो लोग जिन्हें उनके समुदाय के नेताओं के ये कहने से कोई आपत्ति नहीं थी कि भाजपा से अल्पसंख्यकों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके सुर भी अब पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इस समुदाय के लोग मणिपुर में हो रहे हमलों, हत्याओं और चर्चों को जलाए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रदर्शन ऐसे हैं जिनकी अगुवाई खुद वहां के पादरियों ने की है और लगातार कर भी रहे हैं। राज्य में चर्चों का प्रशासन देखने वाली संस्था केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल यानी केसीबीसी ने तो यहां तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने समय तक क्यों चुप्पी साधे रखी थी। कुल मिलाकर केरल में जो समुदाय भाजपा के साथ दिखाई देता था, अब वो उनसे दूरी बनाने लगा है। केरल ही नहीं, अब के हालात में मणिपुर में रहने वाले अधिकतर नागरिक जो या तो कुकी समुदाय से हैं या फिर मैतेई से, कहीं ना कहीं ये दूरी उनके मन में भी होगी। ऐसा वहां के हालात को देखकर महसूस किया जा सकता है। 100 दिन से अधिक समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार 36 सेकंड और दूसरी बार तकरीबन 3 मिनट से कम समय ही निकाला है मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहाँ हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहाँ फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। ये माना जा रहा था कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो न केवल मणिपुर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित होकर अपना भाषण देंगे, बल्कि उम्मीद ये भी की जा रही थी कि तुरंत कोई बड़ा कदम उठाकर मणिपुर की जनता के जख्मों पर मरहम भी रखेंगे। पर ना तो वहाँ हुई मौतों के आंकड़ों पर और ना ही नग्न अवस्था में परेड करवाई गई महिलाओं के प्रति कोई गंभीर संवेदना दिखाई दी। हाँ, अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि अमित भाई यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सब कुछ पहले ही बोल चुके हैं। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग पूरा भाषण हंसी ठट्टे, कांग्रेस को कोसने, विपक्षी दलों की असफलता, इंडिया को घमंडिया कहने में ही गुजर गया। सत्ता पक्ष का ये रवैया 2024 के लोकसभा चुनाव में खासा असर डाल सकता है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर अल्पसंख्यकों की यानी ईसाइयों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। गौरतलब है कि इन अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर बहुत पहले से ही भाजपा की नजर रही है और इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए पूर्व में भाजपा कामयाब भी हुई है, मगर हालात अब थोड़े से जुदा हैं। याद कीजिए, जब एक वक्त ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों पर जीत के बाद अपनी सरकार बनाने के बाद कहा था कि पूर्वोत्तर ना दिल्ली से दूर है ना मेरे दिल से, पर 100 दिन से भी अधिक समय तक मणिपुर से दूरी बनाना ये संकेत जरूर देता है कि दिल्ली और दिल दोनों से ही कम से कम मणिपुर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरी बना रखी है, क्योंकि अभी तक वो मणिपुर के दौरे पर गए नहीं हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल के लोगों का कहना है कि मणिपुर के लोग इसी भारत के सम्मानित नागरिक हैं। उनके घर जला दिए गए हैं और अब दिखाने के लिए उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं बचा है। हालात ये हैं कि वो भारतीय हैं, ये साबित करना भी अब उनके लिए मुश्किल सा हो चला है।
आखिर वो अपनी पहचान कैसे साबित करेंगे, क्योंकि कागज अब उनके पास है नहीं। बिना कागजों के अपनी ही जमीन पर बाहरी होते ये लोग दोनों तरफ से हैं, चाहे फिर वो कुकी समुदाय हो या फिर मैतेई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईसाई समुदाय में कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मजबूत आधार में सेंध लगाने के लिए भाजपा के मेलजोल कार्यक्रम को केरल में तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राज्य में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 46% है, जिसमें 26.56% मुसलमान और 18.38% ईसाई हैं। एक ऐसा भी समय रहा है जब सीपीएम नीति लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इन दोनों समुदायों से वोट हासिल करने में सफल रहा था, लेकिन आमतौर पर अल्पसंख्यकों का वोट यूडीएफ के साथ ही रहा है। बीजेपी इसी में सेंध लगाने की कोशिश में थी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब होती दिखाई भी दे रही थी, लेकिन मणिपुर की हिंसा ने इन कोशिशों पर मानो पानी फेर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक एमजी राधाकृष्णन के अनुसार मणिपुर निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक झटका है, जो कि ईसाई वोटरों को रिझाने की कोशिश करती रही है। पिछले कुछ समय से वो इस ओर अच्छी खासी सफलता हासिल कर भी रहे थे। एमजी राधाकृष्णन कहते हैं, अभी पिछले ईस्टर में ही कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बीजेपी बहुत अच्छी है और अल्पसंख्यकों को इस पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले एक और बिशप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर केंद्र सरकार रबर की सही कीमत दिलाए तो केरल से एक बीजेपी सांसद भेजा जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अल्पसंख्यक वोट कितने महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईसाई समुदाय को अपनी तरफ लाने के अभियान की बागडोर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी थी। चाहे वो पोप फ्रांसिस को भारत आमंत्रित करना हो या मालांकारा चर्च में 400 साल पुराने विवाद को हल करने की कोशिश हो, या इसी साल अप्रैल में केरल में 8 प्रमुख चर्चों के प्रमुखों के साथ डिनर हो। इसी डिनर में भारत के सबसे बड़े सायरो मालाबार चर्च के प्रमुख कार्डिनल एलेनचेरी ने प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इसके बाद ही एक के बाद एक बिशप ने विवादास्पद बयान दिए थे। एक बिशप ने ईसाइयों को नार्को टेररिज्म के भ्रम में फंसने को लेकर चेताया था, जबकि दूसरे ने लव जिहाद को लेकर सावधानी बरतने की बात कही थी। लेकिन लगता है कि मणिपुर हिंसा ने इन सब कोशिशों पर एक झटके में पानी फेर दिया है। एमजी राधाकृष्णन कहते हैं कि समुदाय में बीजेपी समर्थक रवैया दिखाई देता रहा है। समुदाय के खासकर संपन्न लोगों में से सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया अभियान चल रहा है और समाज में बीजेपी के प्रति नरम रुख साफ दिखता है। वो कहते हैं, कुल मिलाकर बीजेपी बहुत आरामदायक स्थिति में थी, लेकिन अब मणिपुर की घटना ने उन्हें झटका दिया है। चर्च सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और अब इस रिश्ते में बड़ी बाधा खड़ी होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस हालात में ईसाई समुदाय में बीजेपी का प्रसार ठप पड़ सकता है, क्योंकि ईसाई नेतृत्व सार्वजनिक रूप से बीजेपी का समर्थन करने का बहाना नहीं ढूंढ पाएंगे। मणिपुर की घटनाओं से अब एक जटिल स्थिति पैदा हो गई है। एक छोटा समूह था जिसने बीजेपी की ओर अपना झुकाव रखा था, अब उन्हें फिर से अपना मन बनाना पड़ेगा कि वो बीजेपी के साथ हैं भी या नहीं। लेखक और एकेडमिक के.एस. राधाकृष्णन कहते हैं कि ईसाई समुदाय के पास किसी भी संगठन या विचारधारा के साथ स्थायी राजनीतिक वफादारी नहीं है। वे अपने हित देखते हैं। अगर वे सोचते हैं कि बीजेपी उनकी शुभचिंतक है तो वो उसका समर्थन कर देंगे। अगर ये उनके लिए फायदेमंद होगा तो वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उनके मुताबिक ईसाई समुदाय कांग्रेस और एलडीएफ दोनों का समर्थन कर चुका है। इन सबके बीच कांग्रेस परिस्थितियों पर बारीक नजर बनाए हुए है। अनारकुलम से कांग्रेस के सांसद हिबी ईडेन ने कहा, मणिपुर के बाद बीजेपी का समर्थन करने वाले कुछ ईसाई नेता समझ गए हैं कि उस पार्टी का अल्पसंख्यकों के प्रति यही बुनियादी बर्ताव है। एमजी राधाकृष्णन का कहना है कि ईसाई समुदाय में बीजेपी समर्थक कूटनीतिक रूप से कम मुखर रहेंगे। जब मणिपुर मुद्दा खत्म हो जाएगा वे बीजेपी के साथ जाने का कोई और बहाना ढूंढ लेंगे, लेकिन 2024 के लिए तो ये मुश्किल ही होगा, क्योंकि अब बहुत समय बचा नहीं है। इसलिए सार्वजनिक रूप से वो कोई पक्ष लेंगे ऐसा सवाल पैदा होता है। फादर जैकब पालाकप्पली ने कहते हैं कि मणिपुर के हालात के बारे में हम बहुत दुखी हैं और सदमे में हैं। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को ढांढस तक नहीं बंधाया। शांति के लिए हम किससे कहेंगे आखिर। ये वो तमाम घटनाक्रम और बयान हैं जो बताते हैं कि मणिपुर में हिंसा का असर अब राजनीतिक रूप से भी दिखना शुरू हो गया है।
और साथ ही 2024 में बीजेपी का यहां झटका लगना तय माना जा रहा है। भाजपा दक्षिणी राज्यों में अपना आधार पहले ही खोती दिखाई दे रही है और मणिपुर की घटना से पूर्वोत्तर में भी वोट बैंक पर असर पड़ना तय है। सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे अन्य राज्य भी हैं जहां पर अल्पसंख्यक बहुतायत में हैं। याद रहे, ये अल्पसंख्यक कहने से मतलब सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि मणिपुर हिंसा से सरकार की छवि न केवल आसपास के राज्यों में खराब हुई है बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ा है। मोदी सरकार से पहले ही किसान, बेरोजगार, महंगाई से त्रस्त लोग नाराज हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये नाराजगी कितनी बढ़ेगी या फिर भाजपा इसको संभाल पाएगी, मणिपुर के हालातों पर वो पूरी तरह से काबू पा पाएगी, इंडिया नामक जो गठबंधन बना है उनके सवालों का मुखर रूप से जवाब दे पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।